गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कैपेसिटर से मैंने पढ़ा दिया था कल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है। कई बार हमारे पास क्या होता है, डिजायर वैल्यू के कैपेसिटर नहीं होते हैं, तो हम लोग जो अवेलेबल कैपेसिटर होते हैं जो हमारे पास होते हैं उनको आपस में जोड़ के डिजायर वैल्यू का कैपेसिटेंस बना लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण। अब आवेशों का वितरण क्या है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसको मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ इसमें कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन है, ये एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। ध्यान से समझ लेना, मैंने पहले ही थोड़ा इसमें हिंट किया था आपको। इसमें भी पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, इसकी हाइट h1 है, एरिया a1 है, ठीक। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, h1a1। ये तो होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ऐसे ही इसमें पानी यहाँ तक भरा है, तो यहाँ पर आपका एरिया a2 है और हाइट आपकी कितनी है, h2 है। तो इसमें जो पानी हो जाएगा ये v1 और ये v2, तो कितना हो जाएगा a2h2, ठीक है। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, h1a1 प्लस कितना हो जाएगा h2a2। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर h1 बड़ा है, h1 इज ग्रेटर देन h2, हाइट ज़्यादा है। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया हमने, तो पानी का फ्लो कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों की हाइट सेम ना हो जाए। दोनों की जो हाइट है वो सेम ना हो जाए, मतलब जब ये फ्लो हो जाएगा तो दोनों बर्तन में हाइट सेम हो जाएगी। h1 h2 अलग अलग नहीं रहेंगे, सेम होंगे। मान लीजिए वो हाइट जो कॉमन हाइट है वो उसको हम कितना कह रहे हैं, h। तो अब पहले वाले बर्तन में कितना पानी भरेगा, a1h इतना रहेगा, और दूसरे वाले में कितना रहेगा, a2h। ये तो होगा। तो पानी तो उतना ही रहा, अच्छा टोटल पानी वही रहेगा, v डैश कितना हो जाएगा, a1h प्लस कितना हो जाएगा, a2h। तो पानी तो ये और ये बराबर ही है, क्योंकि कहीं से आया ना कहीं गया, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, v डैश इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हमारा h का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h1a1 प्लस h2a2 अपॉन कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2। ये कॉमन हाइट का फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी है, केवल आपको हाइट को रिजेंबल करना है किससे, पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पहले ही बताया था, एरिया को रिजेंबल करना है कैपेसिटी से। और आपका जो वो है चार्ज है, चार्ज को रिजेंबल करना है आपको किससे, पोटेंशियल से। ओ सॉरी, चार्ज को वॉल्यूम से। मैं यहाँ उल्टा, यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूँ, यहाँ पर चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं और ये आपके मैकेनिकल पैरामीटर्स हैं, तो बिल्कुल मिलता जुलता आर्टिकल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भाई, मान लिया जाए हमारे पास दो बॉडी हैं, दो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, ये दो बॉडीज हैं ए और बी। अब इसमें क्या है, इसका चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल V1 है, और इसमें जो कैपेसिटी है वो C1 है, और इसका जो है चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है और कैपेसिटी C2 है, ठीक है। तो Q1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, C1V1, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और Q2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, C2V2। ठीक होगा। तो टोटल चार्ज इनिशियल कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। अब हमने क्या करा, इनको कनेक्ट कर दिया, ये इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और मान लीजिए पोटेंशियल V1 ज़्यादा है और V2 कम है, V1 ज़्यादा है और V2 कम है, तो क्या होगा, चार्ज चलेगा इधर को। और कब तक चलेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज बदलेगा, तो चार्ज अब हो गया इसमें Q1 डैश, पोटेंशियल सेम V, यहाँ चार्ज हो गया Q2 डैश, और पोटेंशियल क्या हो गया V। कैपेसिटी तो शेप और साइज पर डिपेंड करती है, वो नहीं बदलेगी, तो यहाँ C1 और यहाँ C2, ये तो होगा। तो नया चार्जेस क्या आ जाएंगे, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा आपका, C2V। तो टोटल फाइनल चार्ज Q डैश इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। फिर यहाँ पर लगाओगे आवेश संरक्षण का नियम, कि चार्ज तो ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, तो Q1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q।
तो यहाँ आ जाएगा C1V प्लस C2V इजिकल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ पर आपका V कॉमन है, V कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 इजिकल टू C1V1 प्लस C2V2। तो V इजिकल टू कितना आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। तो इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। मतलब कनेक्टेड सिस्टम है तो उनका पोटेंशियल जो है कॉमन रहेगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है थर्मली तो उनका टेम्परेचर सेम होगा, इसमें हाइट सेम होगी। और अगर दो सिस्टम कनेक्टेड हैं आपस में तो उनमें प्रेशर सेम होगा। तो ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकली अगर कनेक्टेड है तो उनमें पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया कॉमन पोटेंशियल निकालने का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी अनचार्ज होती तो Q2 होता नहीं, तो V2 कितना ले लेते हैं हम लोग उसमें 0। अगर अनचार्ज है तो जो पोटेंशियल आएगा आपका उसका कितना लेंगे, उसका 0। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि आपका चार्ज इस वायर से होके चला है, तो जब चार्ज चलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब चार्ज चलेगा तो उससे करंट बनती है, करंट बनती है तो ये जो वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ये क्या करता है, इसके फ्लो होने का अपोज करता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी हीट में बदल जाती है। तो जो एनर्जी इसके पास पहले होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अलग होगी और जो बाद में सिस्टम की होगी वो अलग होगी। अच्छा, एनर्जी वाला आर्टिकल मैं भी इसके बाद पढ़ा दूंगा, सॉरी। वो अभी के लिए बस तुम इतना समझो कि जो किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है, हाफ CV²। अभी पढ़ा दूंगा इसके बाद। जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ CV²। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का हुआ उस प्रोसेस में आपकी जो एनर्जी है कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो ये वाली एनर्जी कम आएगी, ये वाली एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसको हम लॉस ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अब हम निकालने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहले निकालेंगे इनिशियल एनर्जी, इनिशियल। तो इनिशियल क्या हो जाएगी, इसके पास कितनी थी इस वाले फॉर्मूले से, हाफ C1V1²। और दूसरे वाले के पास क्या थी, हाफ C2V2²। और फाइनल एनर्जी कितनी होगी, पहले वाले के पास कितनी आई, हाफ C1V² और दूसरे वाले के पास आई हाफ C2V²। ये आ गई, ये तो भी V सेम रहेगा। तो अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी एनर्जी का कितना लॉस हुआ। तो माइनस करते हैं इसको इनिशियल से फाइनल को। ये हमारा पास ये U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो ये क्या है, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ V में स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 और यहाँ क्या आ जाएगा V²। V हमें पता है कॉमन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू रख देंगे, बस सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, V² की जगह C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसको ऐसे रहने देंगे, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। अब देखो ये स्क्वायर है C1 प्लस C2 का और ये C1 प्लस C2 एक है, यहाँ स्क्वायर है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस हाफ, ऊपर तो वही बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा आपका सिंगल C1 प्लस C2। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे ये है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी और नीचे आ जाएगा वो। तो नीचे आ जाएगा आपका कितना, C1 प्लस C2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा हाफ भी हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ बार बार दिक्कत कर रहा है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 के तो क्या आएगा, C1² V1² और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस C1 C2 V1²। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C2 C1 V2² और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, प्लस C2² V2² माइनस, अब इसको करेंगे A प्लस B का स्क्वायर, ये ऊपर ही आएगा
मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये आएगा। तो ये माइनस का है, देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, हाफ आगे है ही, अंदर बचा तुम्हारा C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन क्या बचा C1 प्लस C2। अब क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, ये हाफ C1 C2 कॉमन दिख रहा है अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ C1 C2 ले लेंगे, यहाँ C1 C2 ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2। तो वो किसका फॉर्मूला बन गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमेशा स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी आई है आपकी U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये कैसी आ गई, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है कि इनिशियल आपका ज़्यादा था और फाइनल आपका क्या है, कम, तभी तो पॉजिटिव आया। वैसे ये है फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हुआ, इसमें हमारी एनर्जी क्या हुई, लॉस हो गई। तो उसको कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। कितनी लॉस हुई, ये लॉस हुई है आपकी, ये कैपेसिटी है, ये है। और आपको ये डिराइव नहीं करना अगर न्यूमेरिकल आएगा, सीधे ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड आर्टिकल था। अब मैं जो एक स्किप हो गया हमारा आर्टिकल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये संधारित्र में ऊर्जा संचय, संचित ऊर्जा भी कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे एक पत्थर उठा के आप h हाइट में रखते हैं। ये तो जब हम h हाइट में रखते हैं तो हम वर्क करते हैं, कितना वर्क करते हैं, mgh। तो इसके पास एनर्जी कितनी आ जाती है, mgh आ जाती है। बिल्कुल ऐसे रिलेटेड आर्टिकल। फिर जैसे ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हो रहा है, ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है। तो बैटरी चार्ज कर रही है तो क्या होगा कि बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, और यहाँ डालेगी। तो ये माइनस का होगा और ये किसका होगा, आपका प्लस का। तो कौन काम कर रहा है, यहाँ हम कर रहे थे, यहाँ बैटरी कर रही है। तो काम का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब कि एनर्जी इससे किस में ट्रांसफर होगी, इसमें। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब कितनी होगी, तो जितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन यहाँ तो हमने F इंटू एस करा, तो यहाँ पर वर्क डन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इंटू क्यू, ये V इंटू क्यू। फिर उसमें भी है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो F इंटू एक्स लगता है फॉर्मूला, लेकिन अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो F dx, और ये इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर हमारा जैसे जैसे चार्जिंग होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बदलते जाएगा, V वेरिएबल है तो यहाँ इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। तो पहले लिखोगे तुम, माना एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, उसके सिरों पर एक बैटरी लगा दी है और ये इसको चार्ज कर रहा है। तो जितना भी ये वर्क डन करेगा उतनी इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब उस एनर्जी स्टोर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी टाइम पे पोटेंशियल V था यहाँ पर, और कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, dq। तो dq चार्ज ट्रांसफ़र करने में वर्क डन कितना हो जाएगा, v dq। ठीक, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 टू q v dq। अब v की जगह हम क्या रख सकते हैं, बहुत सरल है, q अपॉन c। तो यहाँ पर रख देंगे, तो 0 टू q अपॉन c dq। तो c तो कांस्टेंट है और q का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर कितनी है, 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा q²/2, 0 टू q। ये छोटा ही बना दो। तो लिमिट रखेंगे, एक बार q की जगह q, एक बार q की जगह 0। तो ये आ जाएगा वर्क डन आपका 1/2c, 2 बाहर ले लिया, और q² आ जाएगा -0। तो ये आ जाएगा हाफ q²/c, ये आ गया वर्क डन। और यही इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड, हाफ q²/c, ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड। अब इसकी 3 फॉर्म होती है, q की जगह CV रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पर ये q की जगह CV रख देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, हाफ CV²। अलग अलग है ना, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और c की जगह q अपॉन v रख देंगे तो q से q कट जाएगा, c की जगह q अपॉन v रख देंगे तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, हाफ q इंटू v। ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया।
अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है, ये मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप प्रूव करोगे कि अगर 3 कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में मान ली जाए या पैरेलल में लगे हैं, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड U1 है, इसमें कितनी है U2 है, और इसमें, और मान लिया इनका तुल्य कैपेसिटेंस कितना है C है, और इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना है U है, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। नहीं आया समझ में कि किसी सर्किट में अगर आपके सीरीज या पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं तो जो उसमें अलग अलग एनर्जी स्टोर्ड होगी और उनका तुल्य जो कैपेसिटेंस है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो ये इनके सम के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे ढंग से। कल हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, और होपफुली कल ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक हम क्या होते हैं, क्या क्यों उसको यूज़ करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। थैंक्स।